श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 491। इतने दिन से हम ये एब्सोल्यूट है, अनंत है, उसका क्या लॉजिक है, उसका स्वरूप क्या है, ये कुछ हम बातें करते आ रहे हैं। आज ये है माया तथा उसकी संभावनाएं और शक्तियां। माया को जिस तरीके से ये इल्यूजन के अर्थ के अंदर लिया जाता है, उस अर्थ के अंदर नहीं है ये। जिस रूप में माया को लिया जाता है, ये फंडामेंटली श्री अरबिंदो इस कॉन्सेप्ट को किस रूप में ले रहे हैं ये आप समझो, क्योंकि एक प्रचलन के अंदर ये सब माया है। अरे तो किसको कहें? ये भगवान की माया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? माया शाश्वत और अनंत की परमोच्च और वैश्व चेतना और शक्ति है। शाश्वत और अनंत जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि शाश्वत क्या है, अनंत क्या है और अनंत का लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ये कह रहे शाश्वत और अनंत की परमोच्च और वैश्व चेतना और शक्ति है, और अपने स्वभाव मात्र में अबद्ध और असीम होने के कारण वह एक ही समय में चेतना की अनेक अवस्थाएं, अपनी शक्ति के अनेक भाव प्रक्षिप्त कर सकती है। अनेक भाव वो एक ही समय में एक साथ प्रक्षिप्त कर सकती है। असीम है ये। और ये करते हुए भी सदा वही चित शक्ति बने रहने से नहीं रह जाती। वो ही चित शक्ति है। भाई एक व्यक्ति है, उसकी चेतना है, वो एक समय में एक तरीके की अभिव्यक्ति कर रहा है। पर अगर वो मल्टीपल अभिव्यक्ति करे, एक ही समय में अलग-अलग अभिव्यक्ति करे, और फिर भी चित शक्ति तो भई हमारी लिमिटेशन है। हम कितनी मल्टीपल टास्क्स कर कर सकते हैं, हमारी तो लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। उसकी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। इनफैक्ट चेतना के अलग-अलग स्तरों के ऊपर, उस स्तर विशेष के ऊपर, भई आप ये कहो कि मनुष्य जाति, इसके अंदर भी कितनी-कितनी वैरायटी, और उनके अंदर भी चेतना की जब आप स्थितियों में परिवर्तन करते हो, तो एक सर्टेन फ्रेमवर्क तो मनुष्य का है, पर उसमें भी आप देखते हो एक तो बिल्कुल पाश्विक स्तर का है, और एक जो है देवत्व के अंदर पदार्पण करने के लिए तैयार है। और इसमें भी कितनी-कितनी वैरायटी। एस्थेटिक व्यक्ति है, उसके अंदर कितने-कितने, कोई एक एक जैसा थोड़ी है। तीनों गुणों की यदि बात करें, सत्व, रज और तम, इसके अंदर भी हर व्यक्ति का बैलेंस कितने विशेष प्रकार का है, और वो चेंज होता रहता है। मानवीय चेतना के अंदर एक तरीके की, और उसके अंदर अनंत वैरायटी है, पाशविक चेतना में अलग तरीके की। और ये सब बातें हमारी चेतना में समझ में आ रही हैं, और चेतना को क्या समझ में आती होगी? ये सारी, ये जो गुत्थी है, ये क्या है ये? ये कह रहे हैं अनेक भाव प्रक्षिप्त कर सकती है। एक ही समय में चेतना की अनेक अवस्थाएँ, अपनी शक्ति के अनेक भाव प्रक्षिप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव मात्र में अबद्ध और असीम है। और ये करते हुए भी सदा वही चित शक्ति बने रहने से नहीं रह सकती। तो ये चित शक्ति है जो सारी चीज़ क्रिएट कर रही है। तो क्रिएटिव पावर है ये। ये क्रिएटिव पावर है एब्सोल्यूट की, अनंत की, शाश्वत की, परमोच्च और वैश्व चेतना और शक्ति है। परमोच्च, वैश्व चेतना और उसकी शक्ति, ये है माया। तो जब कह रहे हो भी भगवान की माया है ये, तो सारी ही चीज़ माया है। पर माया मतलब कोई इल्यूज़री नहीं हुआ। अरे भई उसका अपना विलास है, वो क्या देख रही है, किस तरीके से देख रही है, क्या अभिव्यक्ति लेके आ रही है, और वो जो चीज़ लेके आ रही है, वो भगवान के ही तत्व का कुछ यहाँ लेके आ रही है। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती। इसलिए तत्वतः परमात्मा के अलावा कोई चीज़ है नहीं। वह एकाएक ही परात्पर, वैश्व और व्यष्टि भावापन्न है।
इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस के अंदर है। तो इंडिविजुअल के अंदर भी अपने समीकरण हैं। वही जैसे एक कैलाइडोस्कोप है, उसमें सर्टेन आपकी चीजें हैं, वो समीकरण को आप कंटीन्यूअसली चलाते रहो तो भी वो ही डिजाइन्स रिपीट नहीं करती इसके अंदर। अब ये वैश्व भाव के अंदर आ गई, तो इसके अंदर आप ये देखिए मानवीय चेतना, पाशविक चेतना, जड़ चेतना और इनके अपने जो जिस तरीके के इंटरैक्शंस हैं, वनस्पति जगत दिखता है हमको उसकी चेतना, और व्यक्ति विशेष किस तरीके से देखता है, वो भी अपनी चेतना की कैसी-कैसी स्थितियों के अंदर देखता है, उसमें बैलेंस किस तरीके का है। ये जटिलता यदि आप देखो एक व्यष्टि भावापन्न कोई सत्ता है उसकी भी, तो करने का काम तो ये है फिर बाद में वो जहाँ है, उससे उसके मूल तक लेके जाया जाए। तो ये मैपिंग ज़रूरी है यदि आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हो। दूसरे आपको कह रहे हैं बस एक आसमानी किताब आ गई उसके तरीके से चलो, नहीं तो आउट ऑफ लक हो आप। उनको सेंस ही नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, चल क्या रहा है, कुछ भी पता नहीं। तो व्यष्टि भावापन्न है, वैश्व है। यूनिवर्सल इसके अंदर कितनी-कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं वो देखो आप, कि एक तो इंडिविजुअल है, फिर ये इंडिविजुअल केवल एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं, ये इकाइयाँ एक समाज की इकाई हो गई, उसका अपना सत्य है। राष्ट्र अपने आप के अंदर एक समष्टि है पर अपने आप में एक व्यष्टि भी है। एक राष्ट्रीय उसकी अपनी एक आत्मा है। जैसे श्री अरबिंदो कह रहे हैं, भी भारत ये कोई भूमि का टुकड़ा या ये नहीं है, वो वैसी ही जीवंत सत्ता है जैसे कि मानो शिव, जैसे कि राधा। इसमें कोई पहाड़ है, भूमि है, या इनफैक्ट इस देशवासियों का सामूहिक नाम भी भारत नहीं है, कि आप ये सारे लोग मिल जाएँ, ये सारी चीज़ें, ये कोई भी मिलके भारत नहीं बनता। वो तो इंडिविजुअल सत्ता है, तो ये व्यष्टि भाव का मतलब केवल कोई एक मन प्राण शरीर नहीं, ये सारी इकाइयाँ व्यष्टि भावापन्न हैं, और ये सारी की सारी वैश्व चेतना जो यूनिवर्सैलिटी जो बन रही है, ये बन रही है। और इतनी तो हमारी चेतना में रजिस्टर हो रही है। अपने आप में क्या है, मतलब हमारी ऊँची से ऊँची चेतना भी क्या देख पा रही है? कुछ नहीं। जितना दर्ज कर पा रही है, उतना कर पा रही है, बस। तो जिसको आप डेवलपमेंट कह रहे हो, विकास कह रहे हो, बस वो इतना है कि आप इस कॉम्प्लेक्सिटी का कितना आस्वादन कर सकते हो, उसको कितना दर्ज कर सकते हो। अभी तो सेंस नहीं है बिल्कुल भी। व्यष्टि जो है उसका भी सेंस नहीं है। मतलब इंडिविजुअल सत्ता है, उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, बीइंग का डिज़ाइन क्या है, हमारा अपना खुद का पता नहीं है। फिर इसमें वैश्व चीज़ें हो गई। पर ये वैश्व चीज़ें भी चाहे कितनी भी विशाल आपको नज़र आती हों, कितनी भी व्यापक हों, कितनी भी कुछ भी हों, पर जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, ये आपका जो कैलाइडोस्कोप है वो बढ़ तो गया, उसमें ये सारी जो डिटेल्स आप कह रहे हो, मनुष्य भी आ गए, पशु भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए। जो आप कह रहे हो वो सारी वैराइटीज़, उसके रंग चेंज होते रहेंगे, उसको जैसे-जैसे घुमाओगे अलग-अलग डिज़ाइन आएगी। पर परात्पर का जो तत्व है, श्री अरबिंदो क्या लेके आए नया, या कोई भी अवतार आता है वो क्या लेके आता है, वो वैश्विक समीकरण को ही नए तरीके से नहीं रखता, कि उसी समीकरण के अंदर कोई एक यूं ही थोड़ा-सा एक व्यवस्था ला दी, नहीं। वो परात्पर का तत्व लेके आता है। तो वो उसमें ये नहीं कि उस कैलाइडोस्कोप के अंदर उसने एक काँच का टुकड़ा एक और ऐड कर दिया, तो अब तो इसके अंदर डिज़ाइन ही चेंज हो गई। ये बात नहीं है। जैसे कलर स्कीम, आप कह रहे हो आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसके आधार पे आपकी जितनी स्क्रीन्स हैं, आप अगर थोड़ा-सा फेर-बदल करती, कितना आप रंगों की दुनिया देखते हो। प्रिंटिंग के अंदर आप ये कह रहे हो सीएमवाई के इन 4 से सारा बन जाता है, और यदि इसके अंदर और कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो भी आप कहोगे है तो रंग की दुनिया का, पर कोई एक ऐसा तत्व जो इस समीकरण का नहीं है, वो परात्पर का तत्व।
वो लाके यहाँ सारे ही वैश्व समीकरण जो अपने आप के ऊपर चलता रहता, तो भी अनंत काल तक चलता रहता। भई आज आप देख रहे हो मानवीय चेतना यदि इसी तरीके से चलती रहे, तो भी आप ये कह रहे हो भई इसका भी क्या अंत है? अपने आप में भाषा की जो अभिव्यक्ति है, उसका अंत नहीं, संगीत की अभिव्यक्ति है, उसका अंत नहीं, कला की अभिव्यक्ति है, उसका अंत नहीं। जिस तरीके से चल रहे हैं इसका तो कोई अंत नज़र नहीं आता। हाँ, विज्ञान का भी अपने आप में नहीं है, पर मनुष्य की चेतना उसको अभी सँभालने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब एक एक डाउट उठना शुरू हो गया जो कि बड़ा लाज़मी-सा लगता है कि भई अंत तो बहुत निकट आ चुका, क्योंकि हम सहन नहीं कर सकते इसलिए अंत आ गया, अदरवाइज़ तो ये किस तरीके से आगे चलती रहे, इसका कोई अंत नज़र नहीं आता। तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं इसी स्तर के ऊपर आप लार्जर एंड लार्जर सर्कल विज्ञान यदि सूक्ष्म इसके अंदर और अणु में, परमाणु में, उसके भी सूक्ष्म में जाना शुरू कर दे, क्या अंत है इसका? इसके जो परिणाम आएँगे फिर उसके आगे, आप कहें यार इसका क्या अंत है? कोई अंत नहीं। पर है ये वैश्व प्रक्रिया में ही सारी चीज़। परात्पर ट्रांसेंडेंट कोई एक ऐसी चीज़ है, जो एक बिल्कुल नया समीकरण लाके यहाँ रख देता है। नहीं तो आप आश्रम की व्यवस्था है, बड़ी अच्छी चल रही है, समय पे ध्यान है, बड़ा खूब बढ़िया अनुशासन चल रहा है। एक विज़नरी आता है, आपको एक ऐसा विज़न देता है, जो उस समय विशेष के लिए तो सारी चीज़ आपकी जो व्यवस्था चल रही थी, वो बिल्कुल चरमरा जाती है, क्योंकि वो उसको अकोमोडेट करना है इस बिल्कुल नए विज़न को। कॉन्सेप्ट नहीं, एक नया विज़न आ गया। आप चल रहे थे खूब बढ़िया तरीके से आपकी सत्ता चल रही थी, सारा काम था। एक ने आके स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया, तो वो सारी जो व्यवस्था है, एकदम बदल जाएगी। नया विचार आ गया, फ्रांसीसी क्रांति है, उसने एक ऐसी चीज़ ला के दी कि जो एस्टेब्लिश्ड सारी नोशंस चीज़ें वो चली गई। तो परात्पर का तत्व इस तरीके का है, जो इस वैश्व समीकरण को एकदम बदल देता है। तो ये जो है, वो परात्पर भी है, वैश्व भी है और व्यष्टि-भावापन्न भी है। वह परमोच्च अति वैश्विक सत्ता है, अति वैश्विक, विश्व से परे, जो अपने बारे में सर्वसत्ता के रूप में, वैश्व आत्मन के रूप में, वैश्व प्रकृति की चित्त शक्ति के रूप में अभिज्ञ है। वो अपने आप को जानती है। अभिज्ञ मतलब अवेयर है अपने आप के बारे में। किस रूप में? वह परमोच्च अति वैश्विक सत्ता है। इंग्लिश क्या बोलता है इसका? इट इज़ द सुप्रीम सुप्रा कॉस्मिक, सुप्रा कॉस्मिक बीइंग है, कॉस्मोस से परे। हमारा जो ये ब्रह्मांड है, कॉस्मोस है, विश्व है, विश्व मतलब धरती नहीं, कॉस्मोस, सुप्रा कॉस्मिक, उससे इट इज़ द सुप्रीम सुप्रा कॉस्मिक बीइंग। कौन? माया। माया की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? परमोच्च अति वैश्विक सत्ता है। अति वैश्विक है ये। अति मतलब विश्व का ही बहुत सारा नहीं कि अति हो गई, ये नहीं। जब हम कहते हैं अति भौतिक, तो सुप्रा फिजिकल, फिजिकल से परे। तो ये अति वैश्विक सत्ता है जो अपने बारे में किस रूप में सज्ञान है कि ये सर्वसत्ता है। मतलब मैं अपने विषय में किस रूप से सज्ञान हूँ कि मैं सर्वसत्ता हूँ। ऑल बीइंग इंग्लिश में क्या है इसका? ऑल बीइंग, सर्वसत्ता। ये ऑल बीइंग मतलब ये नहीं कि सारों का बीइंग। अरे मैं ही हूँ जो हूँ सो। ऑल का मतलब ये नहीं हुआ कि जितनी इकाइयाँ हैं उन सब का बीइंग, ये नहीं। मैं ही हूँ सर्वव्यापी। मेरे से ये हैं, इनको इकट्ठा करो तो मैं बन जाऊँ, ये बात नहीं। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं अपने बारे में सर्वसत्ता, जैसे आप कह रहे हो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। इसका मतलब ये सारों का कुल योग। अरे तो वो कुल योग तो सारे तो जाते आते रह रहे हैं। तो ये कुल योग तो फिर बाद में कोई मतलब नहीं हुआ।
आपके कारण ये हैं, ये सर्वसत्ता है। जो भी कोई सर्व आएगा, उसकी सत्ता इससे है। ये सर्वसत्ता के रूप में, वैश्व आत्मन के रूप में, वैश्व प्रकृति की चित शक्ति के रूप में, विश्व में जो प्रकृति कार्य कर रही है, वैश्व प्रकृति जो है, अरे भाई इंडिविजुअल प्रकृति हमारी, वैश्व प्रकृति, वैश्व प्रकृति ही इंडिविजुअल प्रकृति को चला रही है। और इन दोनों का इंटरैक्शन है। तो आप व्यक्तिगत रूप से यदि कुछ करना चाहो, विश्व प्रकृति को यदि इग्नोर करते हो, उसका सेंस नहीं है, विश्व प्रकृति चला ही रही है, जैसे चला रही है वैसे चला रही है। तो वैश्व प्रकृति की चित शक्ति के रूप में अभिज्ञ है। इसलिए न तो हम इंडिविजुअल प्रकृति के संबंध में सज्ञान हैं, विश्व प्रकृति किस ओर चल रही है, मानव चक्र में क्यों श्री अरबिंदो ये सारी की सारी, कि वैश्विक प्रकृति, उसका दबाव अब इस कड़ी से आगे जाने का है। मनुष्य लियाई, भाई अब क्रम विकास के अंदर हम कोई बंदर को मनुष्य बनते क्यों नहीं देखते? ये कोई इंडिविजुअल प्रकृति की बात नहीं है, विश्व प्रकृति। वो सज्ञान है, अपने आप में एक विश्व प्रकृति एक एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल कॉन्शियस है। वो सारी चीज को गढ़ रही है। जैसे ये कॉस्मिक बीइंग्स होते हैं, एक देश अपने आप में एक कॉस्मिक सत्ता है और वो कॉन्शियस है और अपने देशवासियों को गढ़ती है। इसलिए आप एक भारतीय क्यों भई यहाँ इस जगह रह रहे हो? इसके अंदर इस तरीके का प्रारूप आपका कैसे बन रहा है? क्योंकि गठन वो सत्ता कर रही है और कॉन्शियस तरीके से कर रही है। व्यक्ति तो खाली उसका एक अंग है एक तरीके से, पर अपने आप में कोई गौण या नगण्य नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो उसके साथ जुड़ सके, जो अपना जो एक तो व्यष्टि भाव और फिर बाद में ये जो समष्टि भाव है, यदि इसमें जा सके, तो उसका जैसे श्री अरबिंदो, यही हमारी जो कमेंट्री है सनातन धर्म वाली में, कि श्री अरबिंदो का एक कोटेशन है, यदि वह चाहे तो अपने आप को व्यष्टि भाव में किसी व्यक्ति या इनके माध्यम से प्रकट कर सकती है राष्ट्र की आत्मा। तो इसमें एक प्रश्न अपन ने फ्रेम किया कि ये कैसे कर सकती है भाई? तो ये प्रखर वाणी जो श्री अरबिंदो के रूप में हम देख ही रहे हैं, जैसे कि संस्कृति ने आके अपनी सारी बात इनके माध्यम से कह दी। सारा वेद उजागर कर दिया, सारे उपनिषद हैं, गीता का रहस्य, इवन मनुष्य जाति का क्या पीछे से रहा प्रोग्रेशन, वर्तमान उसकी स्थिति क्या है, आगे का उसका डिलीवरेंस किस चीज़ के अंदर है, भावी क्या है इसकी। आप यदि उस चेतना के अंदर नहीं जाओ, तो जो मूलभूत प्रश्न क्रम विकास के, क्रम विकास का जो आज तो हमको ये लॉजिकल लगती है, पर दूसरों को हमारे अलावा इस ये बात की कोई अतिमानव आ सकता है। ये कड़ी नहीं, ये बात ही नहीं समझ में आएगी। तो वैश्व प्रकृति, क्यों ये सारी क्रियाएँ इस तरीके से है और उसके अंदर ये अंतर्निहित है कि मनुष्य से आगे कोई चीज़ आएगी और मनुष्य के अंदर ये बिल्ट इन मैकेनिज़्म है, वो अपने स्तर के ऊपर नहीं रुक सकता। उसको जो भी समस्याएँ आज प्रभावित करती हैं, परेशान करती हैं, उसका समाधान वास्तव में इस स्तर के ऊपर नहीं, चेतना के आरोहण के अंदर ही निहित है। तो वैश्व प्रकृति की चित शक्ति, उसकी चित शक्ति क्या है? इंडिविजुअल की तो ठीक है जो है सो, पर विश्व प्रकृति की चित शक्ति के रूप में अभिज्ञ है। ये सर्वसत्ता, वैश्व आत्मन, विश्व प्रकृति की चित शक्ति, इस रूप में अपने आप को, ये जो परमोच्च अति वैश्विक सत्ता है, कौन है? माया। और इसके साथ वह सभी जीवों में अपने आप को व्यष्टिभूत सत्ता, व्यष्टि इंडिविजुअलाइज्ड, आप जो हो, हम जो हैं, और चेतना के रूप में भी अनुभव करती है। यही मैंने अभी कहा। और वो इंडिविजुअल अपने आप को कितना अनुभव करती है, केवल आप अपने आप को शरीर मानते हो या अपने आप को कहाँ आप एसोसिएट करते हो, डीपर सेल्फ से एसोसिएट करते हो, ये साधना हो गई। श्री अरबिंदो की साधना के अंदर सहज रूप से आप ये जान जाते हैं
कि ये व्यष्टि भी इस समष्टि का ही और ये समष्टि भी आपका ही अंग है। और इसके अंदर क्योंकि आप माँ की क्रिया से जुड़ जाते हो, तो आपके माध्यम से जो ट्रांसेंडेंटल चीज़ है, मतलब आपको जो चीज़ें आ रही हैं, माँ ने वहाँ जो क्रिएट करी वो वैश्विक चीज़ नहीं है। आश्रम का जो निर्माण किया और जो क्रियाएँ श्री अरबिंदो कर रहे थे, इनकी कोई भी पुस्तक में जो अभिव्यक्ति है वो वैश्विक है ही नहीं, एक भी नहीं है। क्योंकि विश्वगत यदि चीज़ें होती तो वो सारी चीज़ें वो दूसरों ने आज तक क्यों नहीं क कहीं भारतीय संस्कृति के विषय में। सारा प्रारूप उन्होंने जो दिया है, ये तो यहाँ की चीज़ ही नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति, उनकी बात, उनका इवन यहाँ होना, इसलिए मिलके पहली बार जब माँ उनसे मिली, तो कहा कि उनकी उपस्थिति इस चीज़ का प्रमाण है कि हमने जो सपने देखे थे, उनकी निश्चिति, उनका एकदम सर्टिट्यूड आ गया, अरे वो तो होंगे ही। पहली मीटिंग के अंदर ही माँ को ये हो गया ये, हमको ये विश्वास ही नहीं आ रहा। अगर इसमें भी विश्वास कर सकें तो और कोई दूसरी चीज़ हम करेंगे ही नहीं, कभी भी। माँ ने कहा उनकी उपस्थिति मात्र ही इस चीज़ का उसके ऊपर सील है कि अब ये केवल सपने नहीं, विज़न्स या आपके कोई होंगी, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ संसिद्ध होगी। ये तो हो चुकी, उनकी उपस्थिति मात्र ही इस चीज़ के ऊपर सील है। रोज़ कहीं गए नहीं। उन्होंने जब श्री अरबिंदो कह रहे हैं मैं तो सटल फिज़िकल में स्टेशन कर रहा हूँ और इसको जब तक ये मैं यहाँ इस चीज़ को संसिद्ध नहीं कर लेता, तब तक मैं इसमें कार्यरत हूँ, मैं जा नहीं रहा कहीं भी। तो आप उनके सीधे संपर्क में आ सकते हैं। ये अपने आप को व्यष्टिभूत सत्ता और चेतना के रूप में भी अनुभव करती है। ये आपका रियल सेल्फ है, यहाँ जो साइकिक का रूप ले लेता है, इस रूप में। व्यष्टिगत चेतना अपने आप को सीमित और पृथक रूप में देख सकती है, पर वह अपनी सीमाओं को हटा भी सकती है और अपने आप को वैश्विक और फिर विश्व से परात्पर रूप में भी जान सकती है। ऐसा इसलिए, अरे भाई श्री अरबिंदो की तो सारी चीज़ आप देखो किस तरीके से है। इनफैक्ट यदि आप वैश्विक तरीके से देखते हो, तो आपको अपनी इक्वेशन समझ में आएगी और अपनी इक्वेशन में भी आप डीपर जाओगे तो आपको वैश्विक इक्वेशन समझ में आएगी। ऐसा इसलिए कि इन सभी अवस्थाओं में या स्थितियों में या इनके पीछे वही त्रैथ चेतना त्रिविध अवस्था में रहती है। त्रिविध अवस्था के अंदर वो ही त्रैथ चेतना रहती है। ट्रांसेंडेंटल, कॉस्मिक, इंडिविजुअल, इन तीनों में तीनों ही हैं। इनके पीछे मतलब इन सभी अवस्थाओं में इंडिविजुअल के अंदर तीनों हैं, वैश्विक में तीनों हैं, परात्पर के अंदर तीनों हैं। क्रिया के रूप में है बस। आप अपने आप के अंदर तीनों स्टेजेस के अंदर हो सकते हैं। इंडिविजुअल तरीके से कार्य कर रहे हैं। आपको एक ग्लोबल पूरी चेतना है, पर उसमें आपका इसमें ये है, आपको एक गिवन एक रोल दिया गया है, पूरा आपको पता है और आप क्योंकि एक ऐसी चीज़ से जुड़े हो, ट्रांसेंडेंट की चीज़ भी आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए एक समय के बाद में जब आप माँ से जुड़ते हो और इस तरीके से कार्य करते हो और इन शक्तियों का आपको स्वयं एक एक टेस्ट रहता है, कैसे करती हैं, तो आप जो बाहरी नियम विधान हैं, उनको अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ आवश्यक है वहाँ, वो योजना आपको ऊपर से दी जाती है। अब क्या है कि क्योंकि यदि किसी जनरली ये किसी को सेंस ही नहीं होता, तो वो ये कहता ठीक है ये साहित्य में तो ठीक है, साहित्य में भी ये बातें जो श्री अरबिंदो की है, ये नहीं समझ में आती। सामान्यतः तो ये बातें देखने ही नहीं मिलती। तो यदि ये प्रक्रियाएँ क्योंकि ये आप माँ से जुड़ रहे हो, उनसे बार-बार आप अगर सिंसियर हो और प्रश्न कर रहे हो, तो धीरे-धीरे आपकी वर्किंग चेंज हो जाएगी। वो वर्किंग चेंज होते ही आप जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना और करना, उस पे इतना आग्रह नहीं रहेगा, आपको योजनाएँ और व्यापक दी जाती हैं। और वो इतनी व्यापक योजना है, उसके अंदर आपको बस इतना पार्ट, उतना ही आपको क्लैरिटी दी जाती है, उससे ज़्यादा दी नहीं जा सकती। क्योंकि समीकरण इतना पेचीदा है कि उस समय की चेतना विशेष के ऊपर सारा समीकरण चेंज करता है, वो निर्भर करता है।
तो इस समय विशेष के ऊपर आपको इतना करना है, वो दिया जाता है। आप एक ऐसी चेतना से जुड़े होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल है। सामान्य चेतना का व्यक्ति ये देखता है इनके पास कोई योजना नहीं है। कल ये कह रहे थे, आज ये कह रहे हैं। अरे यार तुम योजनाबद्ध तरीके से क्यों नहीं चलते? तो श्री अरबिंदो ने कहा भी ये आश्रम कभी भी इस तरीके से ग्रो किया ही नहीं। न भारतीय संस्कृति ऐसे ग्रो करी। यही अपनी जो कमेंट्री है सनातन धर्म वाली, उसमें हमने ये बात करी कि ऋषियों को भी कॉन्शियसली इस चीज का पता हो कि हमको 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, देश, काल, पात्र इस तरीके से हम ये सारी व्यवस्था करें, कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो उससे जुड़े थे, दिव्य जननी के संकल्प से, अग्नि का जिसको आपने रूपक प्रदान कर दिया, उससे जुड़े थे। वो उनको जिस तरीके से गाइड कर रही थी, भई आपको क्या आफ़त आ रही है ऐसी? माँ से आप जुड़े हो, माँ से आपका बिल्कुल घनिष्ठ सतत संपर्क है। वो आपको बिल्कुल एक कदम भी इधर-उधर नहीं उठाने देती, जिधर उठाना है उधर ही उठाने देती है। आपको क्या आवश्यकता है अब? आपको दूसरी चीज़ों की मैंने डायरेक्टली आपको एक कान में ट्रांसमीटर लगा रखा है और मैं कंटीन्यूअसली आपको गाइड कर रहा हूँ। अब आपको एक प्रिंटेड मैप की उसकी क्या आवश्यकता है? या दे दिया होगा, अगर ज़मीन पे चल रहे हो तो ये मैप काम आएगा, पर वो तो आपको एयर लिफ्ट कर रही है, हमको तो खाली एक ही डायमेंशन का पता है इसका। भई ये एयर लिफ्ट का ही हमको पता है, वो डायमेंशंस दूसरे खोलती है, ऐसे अप्रत्याशित खोलती है। उसमें कितना भी आपका व्यापक मैप होता, वो क्या काम में आ सकता है? तो आपके फिर भी कोई ग्राउंड तो रहता है, अरे रहता है पर बहुत सिक्योर ग्राउंड रहता है। ये थोड़ी है कि ये कोई ऑब्सक्योरिटी में चलता है, इनसर्टिट्यूड्स के अंदर चलता है ये व्यक्ति। पर जिन सर्टिट्यूड्स के अंदर ये चलता है, आप भी जिन सर्टिट्यूड्स में हो महाश्री अरविंद की चेतना में, वो आप बताओ, आप जिस लाइन के व्यक्ति हो, उसी लाइन के व्यक्तियों को बताओ, उनको सेंस तो आ जाएगा क्या? हम ये जो बातें कर रहे हैं, अपने आप में तो ये एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट है कि पागलपन है ये बातें करना भी। जो अभी हम ये कर रहे हैं परात्पर की, वैश्विक की, इंडिविजुअल की, यों तो है पागलपन, पर आपके लिए है रियलिटी, अगर इसके अंदर जा पाओ तो। तो आप इन सर्टिट्यूड्स के जगत में निवास नहीं करते, आप ऐसे सर्टिट्यूड्स की जगत में निवास करते हैं और जो इस मार्ग का है वो बिल्कुल समझ जाएगा। उनको ज़्यादा शब्दों के आदान-प्रदान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो एक शब्द एक आदान-प्रदान करेंगे, इसमें सारी चीज़ समझ जाएँगे, चाहे बरसों दोबारा मिले ही नहीं, पर तुरंत आप समझ गए कि वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो और आप दोनों बिल्कुल घनिष्ठ तरीके से काम कर रहे हो। शब्दों का आदान-प्रदान ज़रूरी नहीं है। दूसरे आप इतना कोलाहल मचा रहे हो शब्दों का, तो भी समझा थोड़ी पा रहे हो। तो त्रिविध अवस्था में ये तीनों ही रहते हैं। इस प्रकार एकम की चेतना में स्वयं को त्रिगुणित रूप में देखने या अनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। एकम की जो चेतना है, जो वन यूनिफाइड कॉन्शसनेस है, उसके अंदर त्रिगुणित रूप में देखने या अनुभव करने में क्या कठिनाई है भई? कोई इसके अंदर कोई ऐसी इस तरीके की डाइकोटोमी या कोई कोई विभेद या ऐसी है ही नहीं। आप इंडिविजुअल तरीके से संगीत कर रहे हैं, पर आप ऐसी चीज़ों के अंदर प्रवेश करते हैं, परात्पर का कोई ऐसा तत्व ले आते हैं। आप जिस सभा के अंदर बैठे हैं, उसके अंदर भी चेतना एकदम ला के उस सारी चीज़ को परिवर्तित कर सकते हैं। जो आए थे, वो व्यक्ति भी ये सोच के नहीं आए थे, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। आप गए माँ के पास, कोई एक ऐसी चीज़ हो गई, वो तो वैश्विक चीज़ नहीं थी, वो तो परात्पर से आ गई। उसने आपका इंडिविजुअल समीकरण चेंज कर दिया। उसके माध्यम से वैश्विक स्थितियाँ, क्योंकि आप उसका एक एक अंग हो। अरे भई, एक ऐसा समीकरण है, जिसके अंदर मैं कहूँ इसमें बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं और जिसके अंदर बहुत सारे एक्स, वाई, ज़ेड इतने फैक्टर्स हैं। अब इतने वेरिएबल्स इसमें हैं, एक वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो ये सारे समीकरण को चेंज कर देगा। तो हम सब ही वेरिएबल है, कांस्टेंट तो कोई सा ही नहीं है और इसके अंदर भी कितने-कितने वेरिएबल्स हैं। तो वैश्विक समीकरण है, उसमें यदि मैं अपनी चेतना में परिवर्तन लेके आता हूँ, ये वैश्विक समीकरण में अपने आप में अंतर ले आएगा। मेरा जो इंडिविजुअल समीकरण है, उसमें तो अंतर ले ही आया और ट्रांसेंडेंटल कोई तत्व आ जाता है, वो इस सारे को फेर-बदल कर देगा।
हाँ, बस ये है कि हम इसको अकाउंट नहीं कर पाते। हमारी चेतना इतने सूक्ष्म भेद हैं, इतनी ये हैं, कि जब तक कोई ड्रास्टिक ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, हम अपनी चेतना के अंदर इसको अकाउंट कर नहीं पाते। तो हम जनरलाइज़ करते हैं चीज़ों को, बीमारियों को, गतियों को, बातों को, जनरल तरीके से ये रोग ये है, या ये पद्धति है, ये तरीका है नहीं एक्चुअल में। क्योंकि इतने सूक्ष्म भेद हैं, तो इसलिए कोई भी गिवन मोमेंट कभी कोई चीज़ रिपीट करती ही नहीं। चाहे हूबहू वैसा ही दिख रहा हो वो मोमेंट आपको, वैसा है नहीं। फिर चाहे वह ऊपर से परात्पर सत्ता में देखे, या बीच में से वैश्व आत्मा में, या नीचे से व्यष्टिभूत सचेतन सत्ता में देखे। वो तीनों रुख अपना सकता है, वो स्टेशन कहाँ लेता है, वो बिल्कुल आराम से ये स्टेशन ले सकता है। ये स्टेशन जैसे रामकृष्ण जी, वो कभी मैं तो सामान्य चेतना में कभी आया ही नहीं नीचे। अब वो जिस चेतना में है, उससे अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं, वो कैसे देखते होंगे अपनी व्यक्ति सत्ता को? हमारे जैसे ही देखते होंगे। विवेकानंद जी ने कहा, "कभी मैंने पर्सनल मोटिव के लिए आज तक काम नहीं किया।" कितनी बड़ी बात है ये। मैंने कभी अपने पर्सनल मोटिव के लिए काम ही नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ ये सोचने में हमको कितनी मुश्किल लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है? तो वो व्यक्ति जब पर्सनल अपने आप को देखता होगा तो उस दृष्टिकोण से तो नहीं देखता होगा, जैसे हम पर्सनली अपने आप को देखते हैं। तो सारा समीकरण बदल गया। व्यष्टि भाव के अंदर भी आप अपने आप को कैसे देखते हैं, ये बदल जाएगा। ये समष्टि की इक्वेशन, आप कितने भी वो ही चीज़ें रिपीट करो जो उन्होंने कही, वो ही भाषण क दो, उनका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये चेतना के कारण है भई। क्योंकि वो जहाँ चेतना की एक स्थिति के अंदर थे, तो वो कह रहे हैं मैंने कभी मोटिव ये रहा ही नहीं मेरा, कभी पर्सनल मोटिव नहीं रहा। उसके अंदर फिर बाद में उन्होंने जो बात कही, जो प्रभाव उस चेतना का है, उससे क्रिएशन होता है, योजना से क्रिएशन नहीं हो सकता। और यदि योजना भी हो, तो योजना यही है कि अपनी डीपर जो चीज़ों जिनके पास पावर है, उसके पास जाओ तब तो पावर आएगा। जिन भागों के पास पावर नहीं है, जिनके पास चेतना नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनसे अगर हम करने की कोशिश करें, तो अब ये तो बेचारे टिम-टिम हैं, जितना है उतना है। यह सब स्वाभाविक और तर्कसंगत है, ऐसा मानने के लिए जो चीज़ आवश्यक है, वह है यह स्वीकार करना कि एकमेव सत्ता की चेतना की भिन्न-भिन्न सच्ची अवस्थाएँ हो सकती हैं। मतलब ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये स्वाभाविक और तर्कसंगत है। ये मानने के लिए, ऐसा स्वीकार करने के लिए क्या चीज़ स्वीकार करना ज़रूरी है हमारे लिए कि एकमेव सत्ता की जो चेतना है, उसकी भिन्न-भिन्न सच्ची अवस्थाएँ हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? एक ही व्यक्ति है, वो अपनी डीपर ट्रांसबाउंड अवस्थाओं में जा सकता है। वो मैथ्स की क्लास के अंदर खूब मशक्कत कर सकता है। इनफैक्ट ऐसा कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा नहीं समझ रहा, तो वो उसको समझाने के पीछे हो सकता है कोई समय थोड़ा-सा गरम भी स्वभाव हो जाए, कभी कुछ हो जाए। एक ऐसा है वो अपने डीप कॉन्टेम्प्लेटिव मोमेंट के अंदर है। अरे सारी चीज़ें ठीक है, मोनोटोनी थोड़ी चलती है। और फिर बाद में आप जब कार्य करते हो तो आप एक कंसेप्शन पीछे रहता है, वो भाव तो पीछे है ही। यदि आप उद्देश्य लेके चल रहे हो, वो भी पीछे रहता है। मैं अगर ये फार्म हाउस पे जा रहा हूँ तो इससे कोई मेरा जो फ्रेमवर्क है या मैं किस चीज़ को बिलॉन्ग करता हूँ वो चला थोड़ी गया। पर इतना कोई आफ़त थोड़ी पाल रखी है, उससे बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि आपकी सत्ता का ही अंग है। उस समय विशेष के ऊपर आप उस व्यक्ति को ये कह रहे हो, आपका कार्य विशेष इस समय फसल लगाने का लग रहा है, फसल को आप हार्वेस्ट कर रहे हो, उसका चल रहा है, व्यक्ति विशेष के लिए क्या, वो सारी डिटेल्स हो सकती हैं, वो इंडिविजुअल डिटेल्स हो सकती हैं, वो एक लार्जर उस स्थान विशेष, उस व्यवस्था विशेष से संबंधित हो सकती हैं और वो व्यवस्था विशेष एक डीपर कोई परात्पर तत्व है, उसके दृष्टिकोण से हो सकती है। आप हमेशा ही भी माँ की ग्रेस पता नहीं है वो क्या करे, माँ जैसा कहेगी वैसा करेंगे पर इसका मतलब ये नहीं है
ये आप कोई फिर अभी तो माँ ये कह रही है, "अरे! कैसे फिर ये आश्रम चल कैसे रहा है? भारतीय संस्कृति कैसे हज़ारों हज़ार वर्ष तक एकदम वैसी की वैसी चलती रही और जो योजनाएँ बना रही है उनकी तो चल ही नहीं पा रही।" तो व्यक्ति देखता है कि इसमें कोई निरंकुशता आ जाती है, जहाँ आप ऊपर से प्रेरणाएँ लेते हैं, उनको प्राप्त होती नहीं। इसलिए वो ये देखते हैं, भई ठीक है, प्रेरणा तो आ जाएगी, पर एक ये बताओ कि जिन कालों में प्रेरणा नहीं आए, उसमें क्या करें? वो बेचारे ये कहने के लिए मजबूर हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं माँ की शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, बढ़िया है, साइकिक को भी मानते हैं, पर यार इसके पास डिग्री हो, उसमें कहाँ दिक्कत है? कल को यदि प्लान बी एक्टिवेट करना पड़े, तो डाउट तो आपने इस परसूट में पहले ही लगा दिया। आपने डाउट से शुरू किया इसको और इंडिपेंडेंटली ये मान लिया कि भई ये शिक्षा तो देखो, ये वाली तो ज़रूरी है ही, तो इससे ज और कुछ तो नहीं पर माँ श्री अरविंद की पद्धति या बात या हमारी सत्ता की जो संभावनाएँ हैं, उसको हम नहीं समझे। वो केवल शब्द रहे, इसके मायने क्या हैं, वो अभी हमसे बहुत दूर हैं। अगर हमारे बीइंग की ये डिज़ाइन है, शिक्षा तो इसकी होनी चाहिए। पहले तो इसकी चर्चा होनी चाहिए, इससे मतलब क्या निकलता है, ये होना चाहिए। आप इंडिविजुअल को भी कैसे डेवलप कर सकते हो यदि ये वाली और इंडिविजुअल मानते क्या हो? अभी जो शिक्षा है वो तो इंडिविजुअल को कि इस जगत में सफल होना चाहिए और सफल का मतलब ये है, उनकी सफलता के मानक है घोर पाशविक, कि भैया पेट भर जाएगा, शादी हो जाएगी, थोड़ा-सा व्यापार वगैरह हो जाएगा और व्यापार के अंदर भी यहाँ हो तो कि भैया सरकारी नौकरी हो इसका तो कहना क्या? मतलब आपको बिल्कुल पाशविकता से भी निम्न स्तर के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। ये हमारे बीइंग की संभावना है। ये तो मानव के सद्गुण की भी कोई बात नहीं हो रही इसके अंदर। मानव जो है यदि मानवीयता है तो सद्गुणों की बात होनी चाहिए उसके अंदर। ये तो सद्गुणों को कोई स्थान ही नहीं है। जो सबसे निम्नतम चीज़ है जिसके लिए पशु भी चिंतित नहीं है, उस स्तर के ऊपर लाके और उसको ये कह रहे हो ये राष्ट्रीय प्लानिंग तो इसके आधार पे होगी। ठीक है इसको डेकोरेट करने के लिए आप आध्यात्मिकता की ओर की सब बातें करो, सारी ठीक हैं। प्लानिंग तो देखो इस तरीके से होगी। और इसके अंदर भी जो गोरे हैं वो आके करेंगे या जो गोरे स्किन से नहीं हो पर कर दिल दिमाग से ये हो, वो आके करेंगे। हम तो उसी ढर्रे के ऊपर चल रहे हैं, हमारी तो पद्धति ये तो कोई भारतीयता की भी बात नहीं हुई। तो इसलिए क्या करें, ये सब स्वाभाविक और तर्कसंगत है। ऐसा मानने के लिए जो चीज़ आवश्यक है, वह है यह स्वीकार करना कि एकमेव सत्ता की चेतना की भिन्न-भिन्न सच्ची अवस्थाएँ हो सकती हैं। एकमेव जो सत्ता है, उसकी चेतना की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ और वो सारी भिन्न-भिन्न सच्ची अवस्थाएँ हैं। ये तो हो ही सकती है। अरे कोई कलाकार है, उसको कोई कंप्यूटर चलाने से क्यों रोक देगा भई? मेरे पास 20 फैकल्टीज़ हैं, आपके पास नहीं है एक भी। मेरे पास 20 है, क्यों नहीं काम में लेऊँगा मैं? मेरे पास 20 टूल्स हैं, 50 टूल्स हैं, क्यों नहीं काम में लेऊँगा? भई ऐसी क्या बाध्यता है? तो एकम की जो चेतना है, उसकी ये सारी फैकल्टीज़ हैं, उसकी ये सारी संभावनाएँ क्यों नहीं काम में लेगा भई? हम रिस्ट्रिक्टेड हैं उससे और हमने मान रखा है रिस्ट्रिक्टेड हैं। मेरे पास 20 अगर संभावनाएँ हैं, 100 गाड़ियाँ हैं, तो क्यों नहीं काम में लूँगा मैं? और ये तो खाली एक चीज़ हुई। मेरे पास जो-जो क्षमताएँ हैं, मेरे पास प्लानिंग की है, मेरे पास संगीत की है। इनफैक्ट एक दूसरे का पूरक है ये। कंप्यूटर आता है, संगीत का भी ज्ञान है, तो संगीत की कोई पुस्तक का संपादन आपको करना है, आप कर सकते हो, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। आपके पास यदि दोनों ज्ञान हो, आप देख लो क्या कर सकते हो। वही आपके अंदर यदि ये बढ़ने शुरू हो जाएँ और इन सारे ज्ञान के साथ और डीपर क्योंकि हमने ये बात करी थी कि आपके पास ये सद्गुण हो, पर चेतना का रुझान आपका सही नहीं हो, तो ये सारे के सारे भी अपनी सही संभावना में काम नहीं करते। संगीत का ज्ञान है, पर सोर्स का आपके ओपनिंग नहीं है। तो बाहरी संगीत ठीक है, अभिव्यक्ति के रूप में स्वर अच्छा कर लेंगे, उसमें जो है वो शो कर लेंगे, पर उसमें जो एक डीपर चीज़ आके जो संभावनाएँ लेके आती है, वहाँ तक तो पहुँच है नहीं। इसलिए पश्चिम का संगीत और भारत का संगीत, फंडामेंटल अंतर पड़ जाएगा।
वहाँ का सौंदर्य बोध, यहाँ का सौंदर्य बोध, वहाँ की कला, यहाँ की कला, वहाँ के एथिक्स, यहाँ के एथिक्स। तो ये सारा वहाँ का समाजशास्त्र यहाँ, वहाँ की शिक्षा यहाँ की। हर अंग के अंदर जैसे ही आप चेतना की अवस्था में अगर आप ऊपर आरोहण करते हैं, तो इन सारों के अंदर भी इस समीकरण में एकदम मतलब इनफैक्ट रिवर्सल आ जाता है, बदलाव नहीं रिवर्सल हो जाती है ये सारी की सारी। इसलिए यहाँ की आर्ट, वो जो आर्ट उभार के लेके आती है, यहाँ की आर्ट उन सारी डिटेल्स को सबड्यू करती है और वो चीज़ उभार के लेके आती है जिनका उनको बेचारों को कंसेप्शन ही नहीं है। तो ये ही बात जब उस चेतना के पास ये शक्तियाँ हैं, क्यों नहीं काम में लेगी भी वो? उसके पास इंडिविजुअल चेतना है, उसके पास कॉस्मिक चेतना, उसके पास ट्रांसेंडेंटल चेतना है। तो एक ही समय के अंदर वो किस तरीके से काम में लेगी, हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं जानते। उसके पास है, इसलिए वो काम में लेती है, यथा योग्य। जहाँ आवश्यक है उसको कोई नुमाइश करनी नहीं, उसको हमारी कोई प्रामाणिकता, वैलिडिटी, हमारी कोई शाबाशी कि हम सारे खड़े होके अपलॉड करें, मनुष्य जाति उसको शाबाशी दे रही है। देखो वो कितना बढ़िया काम उसको कोई ऐसी शाबाशी नहीं लेनी। उसको अपनी गलतियों के लिए उसका दोषारोपण किसी और के ऊपर नहीं थोपना जैसा कि धर्म प्रयास कर रहे हैं। एक नेगेटिव सत्ता निर्माण करना पड़ता है उनको। आपके प्रारब्ध हैं और हैं, इन सारों का निर्माण करना पड़ता है, नहीं तो किसके ऊपर डाले कि भगवान कर रहा है ये सारी चीज़। भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये तो खड़े होके सीधे कहता है काली के रूप में भी जानो उसको। उसको उसके अशुभ पक्ष के अंदर भी जानो, उसका जो डार्कर पक्ष है उसके अंदर भी जानो। तो जो सूर्य है, वो यहाँ अपने नेगेटिव तरीके से भी मार्तंड के रूप में भी आ गया। तो वो कह रहे हैं है सूर्य, पर इनकॉन्शियंस के अंदर इस तरीके से ग्रो कर रहा है वो। तो यहाँ तो सारी चीज़ ही इस रूप में देख रहे हैं। इसलिए कहीं इनको भगवान को अपनी सारी जो चीज़ें हैं, आपको ये जस्टिफ़ाई करने की उसको आवश्यकता नहीं है कि मैं नेगेटिव बना हूँ, मैं ये बना हूँ। तो ये भिन्न-भिन्न सच्ची अवस्थाएँ हो सकती है और ऐसा उस सत्य के लिए असंभव नहीं हो सकता, जो मुक्त और अनंत है और जिसे किसी एक स्थिति में बाँधा नहीं जा सकता। तो ये हमने जो अनंत का तर्क सिद्धांत यदि हम आप ये सारे सिलेक्शंस देखो, एकदम एक से दूसरे को प्रकाशित करते आ रहे हैं। इनमें कोई भी ऐसे कोई डिसजॉइंटेड चीज़ नहीं है। यदि आप एक को नहीं समझते, ये वाली बातें पूरी नहीं समझ पाओगे। एक का प्रकाश दूसरे को प्रकाशित करेगा। ये ही सुसंबद्ध तरीके से श्री अरबिंदो ने लाइफ डिवाइन में 1, 2, 3, 4 सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से, इतना सुंदर तरीके से ला के रखा है। ये तो सिलेक्शन है। उनकी डेप्थ्स के अंदर जाया जाए, जिस तरीके से हम कर रहे हैं और फिर बाद में बैठ के तसल्ली से इसको खोला जाए। सावित्री के अंदर एक लाइन पकड़ ली, बैठे हैं उसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं। तो वो सावित्री थोड़ी रही, वो तो साधना हो गई आपकी। और वो एक जो है आपको पीछे आपने पढ़ा, आज उसके अंदर वो कंटीन्यूअस उसमें से अनुभव आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आते रहेंगे। मतलब पिछली वाली चीज़ों के अनुभव है, नहीं पढ़ रहे हो, वो नया अनुभव है। आपके तो खुल उठेंगे, सारे जो बंद ताले हैं एकदम खुल उठेंगे। तो अनंत है और जिसे किसी एक स्थिति में बाँधा नहीं जा सकता। आत्म वैविध्य की स्वतंत्र शक्ति, आपका जो आत्म वैविध्य है, एक व्यक्ति के अंदर भी जितनी फैकल्टीज़, जितनी क्षमताएँ मनुष्य जाति के अंदर दी है भगवान ने, यदि किसी के अंदर है, सब में है ये। जो जीनियस है इसके अंदर तो आपको नज़र आ जाती है। कवित्व शक्ति, निर्माण की शक्ति, विल पावर की शक्ति, किसी के अंदर कंपैशन की शक्ति है, किसी के अंदर प्रेम की शक्ति है, किसी के अंदर पता नहीं किस-किस चीज़ की शक्ति है। आत्म वैविध्य की स्वतंत्र शक्ति, अभी तो क्या है स्पोरेडिक तरीके से काम करती है, किसी में है और वो भी किसी क्षण काम करती है। क्षात्र तेज आया, किसी क्षण आया। आया, आया, नहीं आया, नहीं आया। चर्चिल ने कहा कि मेरे को एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है, माँ श्री अरविंद के लिए कह रहा था, हालाँकि डायरेक्टली उसको तो पता नहीं, अपने भाषण में कह रहा है वो तो ये बात। और मेरे को ये विश्वास है कि जब तक हम उसके पक्ष में खड़े रहेंगे, वो हमारे साथ खड़ी रहेगी, हमारा साथ देगी। बताओ कैसा घोर एकदम जड़वादी व्यक्ति है या भौतिकवादी व्यक्ति है,
वो इस तरीके की बात युद्ध के समय कह रहा है, जिसको एक-एक शब्द अपने इस तरीके से काम में लेने हैं। वो ये नहीं कि वो तो प्रसारित कर रहा है, देश को पूरे को खड़ा कर रहा है, उसमें वो ऐसी बात कह रहा है। कहाँ गया जड़वाद उस समय? उस समय वो ये कह रहा है, तो वो शक्ति, आत्म-वैविध्य की स्वतंत्र शक्ति उस चेतना के लिए अवश्य ही स्वाभाविक होनी चाहिए, जो अनंत है। तो इसलिए आप ये कहते हो मेरे अंदर तो ये चीज़ है, अब मैं तो यही चीज़ कर सकता हूँ। कई लोग क्या कहते हैं शक्ति तो वो प्रदान करेगी। इसलिए करने का कार्य ये है, माँ मेरे को आप क्या चाहते हो? अगर सिंसियरली पूछोगे बता देगी। उस समय विशेष के लिए आपको जिस शक्ति की आवश्यकता है, जितनी चीज़ों की, जो साधन की, मैं आपको कहीं अपने कार्य के लिए भेज रहा हूँ, उतने साधन तो मैं भी आपको देता हूँ। आपको उस गाड़ी की आवश्यकता है, उस अधिकार की आवश्यकता है कि इतनी देर तो मैं तेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ, फिर बाद में विथड्रॉ कर लेंगे। तो आप ये जो कह रहे हो आपकी व्यक्तिगत शक्ति, वो तो ठीक कह रहे हो आप। पहली बात तो आपको अपनी शक्तियों का भी पता नहीं, सुषुप्त हैं, प्रसुप्त हैं। पर यदि माँ से पूछ लिया जाए, तो आपकी इंडिविजुअल कितनी भी प्रसुप्त शक्तियाँ सारी को भी उजागर कर दिया जाए, पर माँ की शक्ति तो बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल है। और सिंसियरली यदि उससे आप कहते हो, तो वो जहाँ, जितना, जब, जैसे, जिस तरीके से, जिसके साथ काम में लेना है, उतनी शक्ति, उतना उतनी सारी चीज़ें वो प्रदान कर देंगी। तो आपके अंदर एक ट्रांसेंडेंटल जो फिएट है, वो काम करने लगेगा। वही लोग क्रिएट करते हैं। आप कहते हो पता नहीं कैसे हो रहा है। इसी तरीके से होता है, कोई आपकी शक्ति सामर्थ्य से तो उतना ही कर सकते हो जितना आप कर सकते हो। तो उसमें विशेष क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। भई आपकी एक छोटी-सी इंडिविजुअल अहम की शक्ति है, वो इतना बड़ा एक वैश्विक अहम है, उसके सामने बेचारा टिकता क्या है? कितना भी चाहे पावरफुल हो। पहले तो आपका इंडिविजुअल अहम, फिर आपका पारिवारिक अहम, उससे तालमेल, फिर आपका एक सामाजिक अहम, फिर आपका एक राष्ट्रीय अहम, फिर मानव जाति का अहम। मानव जाति से बड़े कॉस्मिक, क्योंकि उसके अंदर तो आपकी पशु भी एक जाति आ जाती है, फिर वनस्पति भी आ जाते हैं, जड़ तत्व भी आ जाता है, पृथ्वी की सारी चीज़ें आ गई उसमें तो। तो इन सारे अहमों से यदि आपको लड़ना हो, तो भई कितना कर सकते हो? जितनी कोहनी आपकी पावरफुल उतनी तो जगह बना लोगे, उससे ज़्यादा क्या बना लोगे? ये एक ऐसी चीज़ है, इसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों ही एक साथ है ये, तीनों शक्तियाँ एक साथ हैं, इंडिविजुअल, कॉस्मिक, ट्रांसेंडेंटल। सच्चा काम इसी तरीके से हुआ है, ऐसे ही किया जा सकता है। ये सूत्र यदि हम समझ जाएँ, अरे विश्वास ही कर लें कम से कम, तो जो और जितनी ये सीरियसली आपको बताई जाती हैं चीज़ें, और सो कॉल्ड आध्यात्मिकता में ये जिस तरीके के लेख, जिस तरीके की बातें, आप कह रहे यार क्या रिलीफ़ है, ये तो सेंस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं, हम इसमें प्रवेश कर गए या नहीं कर गए वो अलग बात है, कम से कम रिलीफ़ तो दे रही है ये चीज़। हमको कितना एक उन्मुक्तता का भान दे रही है, एक आपको एक आशा दे रही है, अरे किया जा सकता है ये। मैं कितना कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वो एक बाद की बात है। पर कम से कम एक पिक्चर तो समझ में आई। वो तो पिक्चर को ऑलरेडी आपको इतना एक छोटा-सा बीइंग बना के दे देता है कि तू ऐसे कर ले, नहीं तो तेरे को आगे के जन्म में पकोड़े में तला जाएगा, तेरे को ऐसे, अरे ये कोई बात है? तेरे को नर्क भोगना पड़ेगा, तेरे को ये तूने इसके मुक्का मारा तो अगली बार तेरी आँख फोड़ी जाएगी। ये तो भगवान ने कृपा कर दी कि तेरे को उतनी तकलीफ नहीं आई। ये सारा कर्म विधान इसी तरीके से लागू किया जाता है। क्या है ये? अगर उसी की शक्ति है, वो यहाँ इसलिए आ रहा है, तो ये सारे प्रश्न तो उठने ही चाहिए। यदि चेतना की बहुविध अवस्थाओं की संभावना को स्वीकार किया जाता है, चेतना की बहुविध अवस्था, हमारी जो चेतना है, यदि एक कोई भी चेतना आप कहो, मानवीय चेतना, उसकी बहुविध अवस्थाएँ, हालाँकि यदि चेतना अपने आप में, तो मानव तो खाली एक एक घनीभूतीकरण है, एक सर्टेन स्पेक्ट्रम में उसने अपने आप को कर दिया, तो मानव चेतना। आपके पास संभावना है, मानव के पास ये संभावना है कि उसमें आप इसका परिवर्धन कर सकते हो। आपको एक छोटी-सी जो चीज़ है, उसको आप वैश्विक चेतना, परात्पर चेतना, उसके साथ एक कर सकते हो। पर चेतना अपने आप में, ये नहीं कह रहे कि इसकी चेतना, उसकी चेतना, चेतना, उसकी बहुविध अवस्थाओं की संभावना को स्वीकार किया जाता है यदि,
तो अवस्था के वैविध्य के तरीकों पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। आपकी क्या अवस्थाएँ हो सकती हैं, उसमें क्या वैविध्य होगा, उसमें क्या वैरायटी हो सकती हैं, उस पे कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। यही बात मैं अभी कह रहा था। इसलिए कोई योजना नहीं है। आपको यदि माँ भीतर से प्रेरणा दे रही है कि ये क्रांति लानी है, आप अकेले ला दोगे, आप अकेले ला सकते हो। यदि आपको पूरी पृथ्वी का भी मैंडेट प्राप्त है, तो भी चेतना में परिवर्तन कैसे ले आओगे? भई, अभी तो ये कोशिश कर रहे हैं भी हमको एक मैंडेट मिल जाए, तो हम सरकार चला लें। मैं कह रहा हूँ यदि आपको मैंडेट पूरे विश्व का मिल जाए, सारे आपको इक्विवोकेबली वो आप सारे ये कह रहे हैं कि आप ही बस हो, तो भी यदि आप में चेतना नहीं है, क्या कर लोगे आप? सारा निर्माण चेतना से है। तो अवस्था के वैविध्य के तरीकों पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। हम अपने व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य से देखते हैं, पर चेतना की अवस्था उसका वैविध्य वो अवस्था के वैविध्य को निर्धारित करता है। वो असीम है, तो अवस्था का वैविध्य भी है, उस पे कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। बशर्ते कि वह एकम उन सब में एक साथ अपने बारे में अभिज्ञ हो। ये बशर्ते बहुत बड़ा बशर्ते है। इसलिए करने का काम है कि आप अपने सच्चे स्वरूप के बारे में अभिज्ञ हों, जानें उसको। इस दिशा में जो आपको काम करवाया जाता है, आपको शिक्षा करवाई जाती है, वो ही करवानी चाहिए। वो ही कार्य करना चाहिए जिससे आप फ़ास्टेस्ट, मोस्ट इंटीग्रल तरीके से इस सत्ता के विषय में सज्ञान हों और फिर उसको अभिव्यक्ति में लेके आएँ। तो मैं क्या हूँ, पहले तो मेरी अभी वस्तु स्थिति का पता चले, वर्ण, मैं कहाँ हूँ? मेरी अभी तुरंत में अवस्था बच्चा है भई, बचपन में है, फिर वो ग्रो किया है। उसमें गृहस्थ भी है, वो ये स्वीकार करते हुए है कि एक वैश्विक व्यवस्था है वर्तमान में। उसके लिए एक देह भाग है, उतना तो ठीक है, पर एक एक पर्सपेक्टिव आपको है भई। इसमें ये थोड़ी है कि आप एक जैसे ये आपको भागवत कहती है कि अभी तो पृथ्वी वहाँ गई, भैंसों की जैसे रमण कर रहे हैं ये और उसको ढकने के लिए आपके परिवार, परिवार, परिवार। शुरू करते ही ये तो आपकी भागवत क्या कहती है, पृथ्वी वहाँ जाके रे ऐसे लोगों का यहाँ भार बढ़ गया, पृथ्वी ने जाके कि भैंसों की जैसे। इसको आप परिवार कह रहे हो, वो कह रहे भैंस, भैंसे। क्योंकि उस एक और अनंत को इस तरह वैश्विक रूप में सचेतन होना चाहिए। एक और अनंत को वैश्विक रूप में सचेतन होना चाहिए। तो हमारा मूवमेंट किस ओर होना चाहिए? इस ओर होना चाहिए। एकमात्र कठिनाई जिसे इसके आगे का चिंतन सुलझा सकता है वह है हमारी जैसी सीमित या निर्मित चेतना की अवस्था, एक अज्ञान की अवस्था तथा अनंत आत्मज्ञान और सर्वज्ञान के बीच संसर्गों को समझना। इतनी देर से यही कह रहा हूं मैं। हमारी जैसी सीमित या निर्मित चेतना की अवस्था, हमारी जो अभी जो इंडिविजुअल है, पर वो इंडिविजुअल नहीं कह सकते, हमारी जो अभी सरफेस के ऊपर जितनी गठित हुई है उतनी, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल चेतना भी बहुत विशाल है, छोटी नहीं है। एक अज्ञान की अवस्था, हमारी अभी जो सरफेस मैंने कहा ना सरफेस हमारी, सच्ची नहीं, सज्ञान वाली तो कोई ये छोटी थोड़ी। अरे माँ इंडिविजुअल हैं पर माँ की क्रिया तो देखो आप क्या है, ट्रांसेंडेंटल क्रिया है इनकी तो। वैश्विक सारी गति को एकदम चेंज कर दिया। कितना भी आपके कित चल रहा हो आगे, श्री अरबिंदो ने सारा वहाँ लिख दिया। किसी ने पूछा तो माँ ने कहा सारा भविष्य तो लिख दिया। एक इंस्पिरेशन के अंदर पूरा का पूरा लिख दिया। रिवाइज़ भी नहीं किया उसको। सारा भविष्य लिख दिया। तो एक अज्ञान की अवस्था तथा अनंत आत्मज्ञान और सर्व ज्ञान के बीच संसर्गों को समझना। ये समझना सही राइट डायरेक्शन के अंदर है, पहले ये समझे। हमारी भूमिका माँ अपने आप ही आपको बता देगी, आपकी क्या भूमिका है। सच्चा आनंद भी इसी में आएगा। तो बच्चे को ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, सबको ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, जीव मात्र को ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। जब आप इस चेतना में होते हो, तो जो भी आपकी क्रियाएँ होती है, वो इसी दृष्टिकोण से होती है। इसलिए गीता कहती है सर्वभूत हिते रतः, सभी भूतों के हित के अंदर ये व्यक्ति रत रहता है।
करके थोड़ी रत रह सकते हो, आपकी उपस्थिति मात्र, आपकी क्रिया मात्र से ये काम होता है। माँ श्री अरविंदो कहीं चले जाएँगे, वो तो ऑटोमैटिकली कल्याण हो जाएगा, करने से थोड़ी कल्याण होता है। और दूसरे सोच के जो कल्याण करते हैं, वो नहीं करते तो कल्याण बेटर रहता। जैसे माँ-बाप की आसक्ति, वो चाहते हैं मेरे बच्चे को ये चीज़ प्राप्त हो जाए और उसके जितना वो चारों तरफ अपना सुरक्षा का घेरा लगाए रखते हैं, उतना ही वो बच्चा उसकी बेचारे की कोई आगे प्रगति होती ही नहीं। और जो समझदार माँ-बाप हैं, वो कह रहे हैं इसको थोड़े संघर्षों के अंदर डालो, इसको ऐसी स्थितियों के चैलेंजिंग स्थितियों के अंदर डालो। टेम्परेचर के अंदर वो लोग गए थे, इसलिए कितना विकास उन्होंने कर लिया। और ये जो देश जिसके पास सारे रिसोर्स, सारी चीज़ें, सारे आपके ऐसे चिंतन की धाराएँ और ये सारे निकम्मे हो गए। इसलिए वहाँ से आपको मतलब सोचने की भी आपको वहाँ से उधार लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम निकम्मे हो गए इसलिए। और जो लोग उन क्लाइमेट्स के अंदर गए माइनस के, जो जहाँ अपने आप को जीवित रखना भी संभव नहीं था। 8-8 महीने आग जला के उसके चारों तरफ, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं। कैसे वो उसके अंदर, उन कंडीशंस के अंदर जब वो निकल के आईं, तो एक बार के लिए तो पूरे विश्व को छा लिया और वो अभी तक भी एकदम ऐसे छाई हुई है। और हमारे पास सब कुछ है और हम उ उधर उनकी तरफ आशा से देख रहे हैं। ये है। ये माया, उसकी संभावनाएँ, उसकी शक्तियाँ, तो ये कह रहे हैं संभावनाएँ और शक्तियाँ। माया है क्या? माया कोई इल्यूज़न नहीं है। माया मतलब उसकी जो परमात्मा है, उसकी शक्ति। और वो शक्ति इंडिविजुअल लेवल पे कैसे काम करती है, कॉस्मिक लेवल पे कैसे काम करती है, यूनिवर्सल लेवल पे कैसे काम करती है, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे कैसे काम करती है। और बड़ा विचित्र समीकरण है इसका, बहुत ही विशेष समीकरण है। अरे भई जो-जो लोग जैसे इस विचार के संपर्क में आए, वो हाइपोथेटिकली सोचो, यदि वो ही सामान्य जीवन आपके भाई जी रहे हैं, आपका परिवार जी रहा है, आप भी वही करते। इसके संपर्क में आते ही आपके समीकरण में कितना पलटाव आ गया। आपके व्यापार के अंदर, आपके रहने के, सोचने के तरीके में। आप धीरे-धीरे चल रहे हो और इससे जुड़े हो, तो डिसाइसिवली कोई एक ऐसी चीज़ आ जाती है, अगर ये न रहती, तो आप सोच के देखो, मैं तो अपने बारे में सोचता हूँ, कि क्यों कोई विशेष चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए थी? और इसलिए आगे जो होने वाली है, वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। और आज जो आप निर्णय करते हो, उससे कल की जो अप्रत्याशित संभावनाएँ हैं, अनफ़ोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आज शाम भी आप क्या किस तरीके से आप रहोगे, वो अभी के निर्णय, क्योंकि चेतना पे डिपेंड करता है ना सारी चीज़ तो। ये माया, अब इसके बारे में इसकी जो दूसरी संभावना या माया की दूसरी संभावना या शक्ति, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात दीपक? अब एक्चुअली क्या है कि जो एक्चुअल वर्किंग है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उससे भाई हमारी स्किल से जो हमको समझ में आ सकता है। पहले तो मानसिक लेवल पे श्री अरविंद ने भी कहा कि भी अपने को जो एक एक्सप्लेन करने का तरीका भी एग्जैक्टली क्या है और कैसे, उसका तो कुछ कह नहीं सकते। भाई जो एक ह्यूमन माइंड के अंदर कुछ एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअली कुछ अपन कह सकते हैं, वो वाली बात उन्होंने कुछ लिखी। और उसको भी फिर अपन जो जितना अपन एक मेंटल लेवल पे समझ सकते हैं कि वो अल्टीमेटली तो परमोच्च शक्ति है जो धारण करती है, माफ करती है। अपन ने उसको पढ़ा ही है उसके बारे में। और जो कुछ भी है एग्जिस्टेंस में है, दिख रहा है, जो कुछ भी आगे पीछे हो रहा है, वो सब कुछ उसकी संज्ञान होने के तरीके पे है। तो अब उसका ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल विवेचन के अंदर जितना भी अपन समझ सकते हैं, जो एक बेस्ट एक्सप्लेन हो सकता है, वाली बात है। उसका कुछ वैसे तो कुछ एग्जैक्टली तो अपने अभी उसको कैसे समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हो, तो आइडिया लगता नहीं है उसका तो कोई। हाँ, वो नहीं हो, पर मैं कह रहा हूँ अगर ये कंसेप्शन भी आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आता है। ये विचार मात्र भी, ये जो व्यापकता है, वो बहुत फ़र्क लेके आती है। आप ध्यान अगर दोगे, तो आपका सोच का, समझ का, क्योंकि एक व्यापकता में आप सोच रहे हो, तो आपके निर्णय, आप कहीं भी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, तो फ्रेमवर्क तो व्यापक माइंड का ही चलेगा वहाँ भी। चाहे आपको उसमें क्लैरिटी है या नहीं है। पर अगर ये आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी इतनी कॉम्प्रिहेंसिवनेस आती है, तो वो आपकी हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगी।
इतना लचीलापन तो आएगा ही। तो आपकी संकीर्णता से जो दोष आते हैं, पाप आते हैं, उनसे आप इतनी मुक्ति पाते हो, ये पढ़ के भी कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बहुत बड़ा समझने से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट और रास्ता भी क्या है हमारे पास, और इसके माध्यम से जाए बिना और हम जा भी कहाँ सकते हैं, जंप भी कैसे कर सकते हैं। पर ये निश्चित है, मैं कह रहा हूँ, अगर इसके ऊपर हम ड्वेल अपॉन करें, चाहे उससे हमको एक बूंद ही कुछ प्राप्त हो, पर वो बूंद भी इतनी पोटेंट है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, उसका कहना क्या। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अनिल जी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे बोलचाल की भाषा में अपन माया को बड़ा हल्के में लेते हैं, मतलब माया को क्या तो इसको एक उपहास की दृष्टि से सब माया है, सब हाँ, भगवान की हाँ, माया है ना। हाँ, हाँ। पर ये जो है ये तो अनंत प्रमोद वेश उसे इतनी शक्ति है, मतलब ये तो अपने आप में जो है उनकी खुद की जो है एक महान शक्ति है। मतलब ये असिमुलेट उस तरह से एंगल उस सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा, हुँ। मतलब इसको अपन माया को बड़ा उस तरह से लेते हैं कि मतलब ये जैसे कि कुछ वो आपके संग मजाक कर रहा है, माया है, सब माया है, हाँ, माया मतलब है। किसी चीज़ का हाँ, उपहास करना या हाँ, उसको ये कहना कि नीचा दिखाना। हाँ, 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 हाँ। ये तो तो ये ये ऐसी अगर चीज भई नहीं है। अगर आप ये कहो अनिल जी, कि जो शंकराचार्य जी ने कहा, हम नहीं हाँ। कहते कि वो इसको किस रूप में ले रहे थे, यदि इसी रूप में ले रहे थे तो क्या गलत है भी? क्या क्या गलत हम्म, बात है इसमें? हम्म, जनरली लोगों की इस संसार के साथ जिस तरीके की आसक्ति है, उसके लिए वो ये कहते हैं माया है, इल्यूज़री है। अरे यार ऐसी बातें नहीं है। माया तो सब कुछ ही क्रिएटिव क्रिएटिव पावर है वो हाँ, तो। क्रिएटिव पावर सारा डायनेमिक चीज, मतलब वो वही सब क्रिएट कर रही है, सभी हाँ, कुछ उसके थ्रू हो रहा बिल्कुल। है, तो मतलब इतना हल्के में लेने वाली चीज नहीं है ये, नहीं मतलब। वही है, चित शक्ति है, वो सारी की सारी वही है। बिल्कुल। तो एक पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता है इसको आप एकदम कि ही चेंज कितना, हो जाता है। हाँ, कितना अपना समझ पाएंगे वो तो अलग है, पर फिर भी एक चीज है हाँ, कि भाई ये कोई हल्की चीज नहीं है, इतना तो हाँ, है। हाँ, ये यही कह रहा हूँ मैं, हल्की है या भारी है, पर कम से कम इस बार जब आप कोई भी ऐसी विचारों के या उनके संपर्क में आएँगे, तो आप उसको उस दृष्टिकोण से तो नहीं लेंगे। आप हाँ, कहेंगे नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, ये वाली बात तो नहीं है ये। हाँ, ये भाई उसी की सुप्रीम फोर्स है, उसी का ही काम है ये सारा, ये तो बहुत बस। बड़ा फ़र्क पड़ गया। हाँ, कंसेप्शन में, विचार में तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ गया ये। और कैसे बिल्कुल। आपके जीवन में आएगा, आपको भी पता नहीं। ये जीवन के हर निर्णय में आएगी ये चीज़। हाँ, मतलब आपका आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा ना देखने का, एकदम। कि भाई ये माया माया ऐसे नहीं, हल्के में नहीं आप कह सकते इस चीज को। हाँ, बिल्कुल। ये ठीक है। कोई उपहास की दृष्टि से नहीं, आप कहोगे ये चीज़ दूसरी है। बिल्कुल। रविकांत जी? जी, ठीक है, समझ आ रहा है, कुछ नहीं विवेक? कहना है। दीपक जी? हाँ। वर्तमान में हम चेतना की जिस घोर बद्ध अवस्था में जी रहे हैं, ऐसे समय में चेतना की असीम अनंत संभावनाएं ही नहीं बल्कि निश्चितताएं हैं, यह बहुत हुँ, राहत प्रदान कर रही हैं। हाँ। अ, बस केवल यह सज्ञानता आ जाए तो बात बन जाए। कैसे आए, इसके लिए जुड़े नहीं, पर हुए हैं। आप अपने आप को देख रहे थे, जब आपने ये श्री अरबिंदो से जो संपर्क इस तरीके का ये है, आप उस समय भी अपने आप को देख रहे थे भी, इतना तो सारे हम अवेक हैं। हम अपने आप को उस समय देख रहे थे, हमारी क्रियाकलाप को देख रहे थे। आज एक अपने आप को आप देखते हो, कितना कर पाते हो, वो बाहरी फ्रेमवर्क तो जो है सो है। आप उसी घर में रह रहे हैं, उसी प्रोफ़ेशन में हैं, वो नहीं कह रहा मैं। पर आपके सोच में, समझ में, इसी चीज़ से फ़र्क आ गया और आपके लिए वो चीज़ें वास्तविक हो उठी, जो आपके ही साथियों को अब आप बता ही नहीं सकते। तो ये कहाँ से आ गई? आपके लिए वो सर्टिट्यूड्स हो गई। इनका कोई अंत नहीं है, इनका बिल्कुल अंत नहीं है। क्योंकि ये कह रहे हैं चेतना की अवस्थाएँ, अवस्थाएँ भी तो अलग हैं। ये मान लो आपको आज जो चीज़ें हैं, वो जब शिफ्ट आएगा, वो अप्रत्याशित आएगा। वो एकदम से यूँ आ जाएगा। एक कोई निर्णय से, एक कोई चीज़ से वो निर्णय आर्बिट्रेरी यूँ ही लगता है, मेरा तो यूँ ही अरे! यूँ ही नहीं है कोई भी चीज़। आपके साथ जो भी हुआ है, उसको आप यूँ ही नहीं ले सकते। ये बिल्कुल अलग प्रक्रिया चल रही है। यदि आप इसके विषय में सचेतन हो जाओ, आपके साथ बड़ी विशेष प्रक्रिया चल रही है। आप अंतर तो पाते ही हैं। दीपक जी, अंतर तो है ही सीधा-सीधा। क्यों पाते हो या नहीं पाते हो?
स्पष्ट है, इसमें थोड़ा सा भी शक नहीं है। हाँ, आप उसी चेतना की अवस्था में नहीं लौट सकते, भले अपना ये सत्र रहे या नहीं रहे। तो ये तो आपको एक जी आपकी चेतना को चीज प्रदान कर दी गई है, इस सर्टिट्यूड में निवास कर रहे हो। और जबकि इनमें से कोई भी हम कोई व्यापारिक नीति की योजनाओं की तो बात ही नहीं कर रहे, सारे ऐसे विचारों की बात कर रहे हैं जो आप खिड़की खोल के बाहर झांकते हो तो वो तो नजर आती ही नहीं। आज तक पहले वॉल्यूम से 21वें वॉल्यूम तक ऐसी कोई बात नजर नहीं आती सामान्य दृष्टि से। और फिर भी आप में ये तो कैसे हुआ? ये तो प्रमाण है ना, हम सब इस चीज के, हम सारों का जीवन प्रमाण है भी इसका। बस इसको कैसे हम देख पाए, ये बात है। यहाँ आने के बाद पता चला कि कोई जीवित वस्तु है, इसका भान हुआ। अन्यथा तो एक मरी हुई वस्तु के लिए लोग जान दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहां हम विराम दें दीपक जी, और कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री राम।